साइंटिस्ट आए थे, जो वैज्ञानिक आए थे, जो वैज्ञानिक आए थे इनके बाद उनका नाम था बेटा थॉमसन। थॉमसन का परमाणु 19वीं शताब्दी के एंड में लगभग उसी टाइम थॉमसन जी आए। थॉमसन जी ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और इनका पूरा नाम अगर मैं बात करूं, थॉमसन के पूरा नाम की बात करूं तो थॉमसन का पूरा नाम था जे थॉमसन। क्या था बेटा? जे थॉमसन। कहीं कहीं आपको ये बेटा थॉमसन जी लिखा मिल सकता है, आप कंफ्यूज मत होना इस नाम पे। इनका पूरा नाम था बेटा जे थॉमसन। इंक डाल लेता हूँ मैं 1 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल था और थॉमसन का पूरा नाम था जे थॉमसन या जे टॉमसन जिसे बोला जाता है। इनका मॉडल जो प्रस्तुत किया था इन्होंने 1898 1898 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, सन 1898। तब तक बेटा ये देख रखना, तब तक इलेक्ट्रॉन और बेटा के प्रोटॉन दोनों की क्या हो गई थी बेटा? खोज हो चुकी थी। क्या हो गई थी? खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या हो गई थी? खोज हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ तक इनके मॉडल का एक दूसरा नाम है बेटा, इनके मॉडल के नाम को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। उनके मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको अपने यहाँ पे भारत में जिसको नाम से बुलाया है तरबूज मॉडल। अब बोला क्या तरबूज मॉडल? इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ में जितना धनावेश होता है उतना ही उसमें ऋणावेश होता है। जैसे प्लम पुडिंग एक फल है बेटा, ठीक है। अगर उसको हम यहाँ मान सकते हैं तरबूज मॉडल मान सकते हैं, जैसे कि तरबूज। अगर आपने देखा होगा तरबूज में आपने एक चीज नोट की होगी, ये आपका तरबूज। ये तरबूज में आपने देखा होगा खाने का जो पार्ट होता है, खाने वाला भाग, जो कैसा होता है? लाल वाला भाग। जो लाल वाला भाग होता है, उन्होंने जे थॉमसन ने इसको धनावेश माना। क्या माना बेटा? धनावेश। ध्यान रखना इस चीज को। और जो इसके अंदर जो बीज हैं, क्या बेटा? जो बीज हैं, क्या देखा होंगे आपने बीज तरबूज के ऊपर ब्लैक, ठीक है। ये है इसके बीज माने, क्या माने? बीज किसके? तरबूज के। इन तरबूज के बीजों को इन्होंने क्या बताया बेटा? ऋणावेश। थॉमसन का परमाणु मॉडल सन 1898 में आया था। तब तक बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की खोज हो चुकी थी, डिस्कवरी हो चुकी थी, ये चीज याद रखना। और इन्होंने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा था। इन्होंने बताया था कि किसी पदार्थ में, पूरे पदार्थ में, किसी पदार्थ में जैसे जितना भाग धनावेशित होता है उतना ही समान आवेश में क्या होता है बेटा? उसमें ऋणावेशित भाग होता है। जितना उसमें धनावेशित भाग होता है उतना उसमें क्या होता है बेटा? ऋणावेशित भाग होता है। जैसे प्लम पुडिंग, जैसे तरबूज मॉडल, जिसे तरबूज मॉडल का, जैसे तरबूज में जो लाल वाला जो भाग, खाने वाला जो पार्ट होता है वो धनावेशित, और जो उसमें बीज होते हैं वो आपके ऋणावेशित होते हैं। ऐसे ही इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने एक चीज और बताई थी अपने मॉडल का, परमाणु आकार। इन्होंने अपने मॉडल में
परमाणु का आकार बताया था, परमाणु का आकार 10 की पावर माइनस 7 मीटर, 10 की पावर नहीं 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर इन्होंने क्या बताया था, परमाणु का आकार बताया था। ठीक है, तो ये इनका हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब थॉमसन का परमाणु मॉडल किसी चीज को क्या डिस्कवर नहीं कर सकता, मतलब किसी चीज के बारे में, और जैसे रदरफोर्ड आया था तो रदरफोर्ड ने अपने एक स्वयं मॉडल दिया था, उनको भी पढ़ेंगे, तो उसकी बेटा इन्होंने व्याख्या नहीं कर सकते, उस मॉडल की व्याख्या नहीं कर सकते, तो इसको भी नकार दिया था इस मॉडल को। इसके बाद एक मॉडल आएंगे, एक नए वैज्ञानिक आए दूसरे। देखो एक सिलसिला चलता है बेटा, किसी चीज की जब खोज होती है तो यही सिलसिला चलता है। ठीक है, अब नए वैज्ञानिक आए थे, नए वैज्ञानिक, और थर्ड आपकी जो हेडिंग है आपके उसमें रदरफोर्ड, जो मैंने आपको बताया थी बेटा इम्पोर्टेंट, रदरफोर्ड का स्वर्ण मॉडल, स्वर्ण पत्र मतलब कि स्वर्ण। ठीक है, यहाँ तक रदरफोर्ड और इनके दो शिष्यों ने सन मतलब कि 19वीं शताब्दी के आसपास 1911, ठीक है, सन 1911 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, और इस मॉडल को स्वर्ण मॉडल कहा। क्या कहा? स्वर्ण पत्र। रदरफोर्ड और इनके दो शिष्यों ने, रदरफोर्ड व इनके बेटा दो शिष्य, मतलब कि दो स्टूडेंट, ठीक है, दो स्टूडेंटों ने ये मॉडल क्या किया, जारी किया। इन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली, क्या ली बेटा, सोने की पतली पन्नी, ठीक है, जिसे फॉइल बोलते हैं, ठीक है, गोल्ड फॉइल, ठीक है, और उसका जो आकार था किसका, सोने की पतली पन्नी का आकार वो था बेटा 10 की पावर माइनस 7 मीटर या फिर 100 नैनोमीटर। ये चीज इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर, सोने की पतली पन्नी के ऊपर बेटा क्या किया था, अल्फा का उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की क्या की थी बेटा, बौछार की थी, ये बमबारी जैसे बौछार, यहाँ तक, ठीक है, बमबारी की थी, या फिर बोलते हैं बमबारी, यहाँ तक, ठीक है। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र मॉडल 1911 में प्रस्तुत हुआ था। रदरफोर्ड और उनके दो शिष्यों ने सोने की पतली पन्नी दी थी, और सोने की पतली पन्नी का जो आकार था, जो उसकी जो आकार था वो था बेटा 10 की पावर माइनस 7 मीटर या 100 नैनोमीटर, ठीक है, उस पन्नी का, ठीक है, और उस पे बेटा उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण की क्या की थी बेटा, बौछार की थी। क्या की थी? बौछार की थी। अब होता क्या है, जो कि प्रेक्षण में, ठीक है, जिनके प्रयोग में इन्होंने जो प्रयोग किया था उनमें 3 बातें सामने आई थी। अब प्रयोग करते पहले हुआ क्या, देखो डायग्राम बनाता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, हाँ एक बात, जैसे इन्होंने बेटा अल्फा कणों की बौछार की थी, तो सोने की पतली पन्नी के पीछे की साइड स्वर्ण पत्र के पीछे जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड का क्या कर दिया बेटा, लेप कर दिया। क्या कर दिया? लेप कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये जेनेस
ये क्या बेटा ZNS का रेट निकलता है, ये वाला, ठीक है। इससे फायदा ये हुआ जैसे इन्होंने अल्फा कणों की जो बौछार की, इससे फायदा ये जैसे इन्होंने उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की जो बौछार की थी और वो बौछार की थी, जो बमबारी की थी, तो वो नाभिक से स्वर्ण पत्र मतलब सोने की जो पतली पन्नी है उसके मतलब कि सोने की पतली पन्नी से टकरा के और सीधा निकल गए कुछ तो, और वो सीधे निकलने के बाद कहाँ पे टकरा के ZNS मतलब सल्फाइड जो आपकी परत थी, वृत्ताकार जो शेप में उन्होंने परत बनाई थी उस पे जाकर टकराए, उस पे प्रतिदीप्ति मतलब कि चमक उत्पन्न होती है और उसे पता लगता है कि हाँ अल्फा कण क्या बेटा टकरा रहे हैं, इनसे बाहर निकल रहे हैं, ठीक। तो देखो होता क्या है, इन्होंने लगभग 20,000 अल्फा कण, कितने बेटे ध्यान रखना है, 20,000, लगभग 20,000 बोला जाता है कि 20,000 अल्फा कणों की क्या की बौछार की। अब हम बौछार कर रहे हैं, ये अल्फा कण गया और ये टकरा गया, ये सीधा निकल गया, इसके ऊपर वाला ये बिल्कुल सीधा निकल गया, इसके पास से निकला थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ तक नीचे से गया थोड़ी सी डायरेक्शन चला गया और थोड़ी सी चेंज हुई, इसके बाद फिर सीधे निकल गई कुछ अल्फा कण, ये और सीधा निकल गया, कह सकते हैं यहाँ से सीधे निकल गया कुछ अल्फा कण और ये वाला ये जो एक अल्फा कण उनमें से क्या था बेटा, जितने कौन पर वो आपको हुआ था उतने ही कौन पर बेटा, ठीक है। क्या हो गया, तो देखो आप देख रहे हो चित्र में कुछ अल्फा कण तो बेटा क्या हुआ, विक्षेप हुआ, मतलब उनमें क्या हुआ, घुमाव उत्पन्न हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ अपने डायरेक्शन को भटक गए, ठीक है। और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो बिल्कुल सीधा जिस स्ट्रेट लाइन में गए थे उसी स्ट्रेट लाइन में वो क्या हो गए थे, सीधे। परंतु 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था बेटा जो जिस डायरेक्शन में लिया था उसी डायरेक्शन में वो वापस आ गया, एक अल्फा। तो अब प्रेक्षण करते हैं कि प्रयोग में क्या क्या मुख्य बातें, इन्होंने 3 पॉइंट दिए थे, प्रेक्षण जब प्रयोग किए थे तो इन्होंने 3 पॉइंट दिए थे, उन 3 पॉइंटों को लिखते हैं। पहला पॉइंट रदरफोर्ड के प्रेक्षण, ठीक है। पहला प्रेक्षण ये था इनका, प्रेक्षण फर्स्ट कि अधिकांश अल्फा बिना मुड़े क्या होगा बेटा, सीधा चलेगा। अधिकांश अल्फा बिना मुड़े सीधे चले, अधिकांश तो अल्फा कण थे तो बिना मुड़े क्या होगा बेटा, सीधे स्ट्रेट लाइन में सीधे चलते हैं। कुछ अल्फा मतलब कि 20,000 अल्फा कणों में से कुछ 20,000 अल्फा कणों में से कुछ अल्फा कण क्या होगा, घूमे मतलब कि विक्षेप उत्पन्न हो, कुछ अल्फा कणों में से कुछ अल्फा कणों में विक्षेप उत्पन्न हुआ। और तीसरा जो इनका जो महत्वपूर्ण पॉइंट था कि 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस कोण पर
गया उसी कोण पर उन्हें वापस देखो राइटिंग अभी ऐसी है, जल्दी जल्दी में थोड़ा तो ये क्या था कि अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए। 20,000 अल्फा कणों में से कुछ अल्फा कण ऐसे थे जिनमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, वो क्या हो गए, अपने डायरेक्शन से भटक गए, मतलब अपनी दिशा से विचलित हो गए, ठीक कह सकते हैं। और 20,000 कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस कोण पर गया था उसी कोण पर पुनः वापस आ जाता है। ये जो था ये कण, ये बेटा एक अविश्वसनीय बात था इस प्रयोग में। अविश्वसनीय मतलब कि इसकी कोई कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी होगा, क्योंकि अपन सोचो एक ये ऐसा अविश्वसनीय पार्ट था इस प्रयोग के अंदर कि 14 इंच तोप के गोले, 14 इंच तोप के गोले को एक टिश्यू पेपर पे फेंके और टिश्यू पेपर से टकराकर वापस पुनः उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए, जो कि असंभव था। परंतु यहाँ पर वो क्या हुआ था बेटा, एक संभव हुआ था। तब एक प्रेक्षण थे, 3 पॉइंट आए थे, इन प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। किसने? रदरफोर्ड ने। ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अपना रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने अपने मॉडल में अब जो निष्कर्ष निकाले थे, उन्होंने प्रेक्षण दे दिए। 3 प्रेक्षण थे कि भाई जो अल्फा कण थे, अधिकांश अल्फा कण क्या थे, सीधे निकल गए, ठीक है। और कुछ अल्फा कण क्या थे, उसमें से बेटा विचलित हो गए, अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। और उनमें से एक अल्फा कण, 20,000 लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो बिल्कुल जिस कोण पर गया आपतित हुआ उसी कोण पर बेटा वो क्या हुआ बेटा, परावर्तित हुआ। तो देखो उससे उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष ये था, मैं पहले लिख लिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अपना, इसलिए और वीडियो शॉर्ट बन जाएगी इसलिए। पहला निष्कर्ष ये है कि परमाणु का अधिकांश भाग बेटा खोखला और आवेशहीन होता है, इसलिए अधिकांश जो अल्फा कण बेटा वो सीधे निकल गए। जो अपना पहला जो प्रेक्षण था, उन्होंने पहला प्रेक्षण ये दिया था कि अधिकांश अल्फा कण है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या निकल गए, सीधे निकल गए, ठीक है। तो उनसे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश जो भाग है, जो बहुत बड़ा जो भाग है परमाणु का अधिकांश है, मतलब कि जो मतलब कि ये मानो 100 में से 80% जो उसका भाग है वो क्या है बेटा, खोखला और आवेशहीन है, जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। वो एक नेगेटिव चार्ज है और खोखला है, ठीक है। क्या है, खोखला है, जिसमें से क्यों खोखला, क्योंकि इसलिए वहां पे जो अधिकांश जो अल्फा कण है वो क्या हो गया बेटा, सीधे निकल गए, उस मार्ग से क्या निकल गए, सीधे निकल गए। उसके बाद जो सेकंड जो इनका निष्कर्ष आया था, वो सेकंड निष्कर्ष ये है कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ हमने देखा कि कुछ अल्फा कण क्या हुआ बेटा, जब हमने उसने प्रतिगमन किया था रदरफोर्ड ने, तो उसमें से कुछ अल्फा कण क्या हुआ बेटा, अपने मार्ग से विचलित हो गए थे। तो उनसे क्या निकला, सेकंड निष्कर्ष निकला कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए निश्चित है कि उन पर कोई प्रबल प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रबल प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। अतः समस्त धनावेशित परमाणु के अंदर एक जगह केंद्र, मतलब कि उसका जो समस्त, मतलब कि उसका आपके जो पूरे परमाणु का जो समस्त जो धनावेशित है, जो धनावेश है वो कहाँ पे होना चाहिए, समस्त धनावेश एक बिंदु पर क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। जैसा देखो ये उनका क्या था, मॉडल था। इस मॉडल में कुछ अल्फा कण तो ऐसे निकल गए, तो उससे निष्कर्ष तक अधिकांश भाग क्या है, सपोज करो यहाँ पे क्या है, वो नाभिक है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं तीसरा जो पॉइंट है कि परमाणु का आयतन, ठीक है। जो परमाणु का जो आयतन, टोटल जो आयतन है वो कुल आयतन की तुलना में बहुत कम है। परमाणु का आयतन और कुल आयतन की तुलना में बेटा क्या है बेटा, वो बहुत कम है। इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। इस पॉइंट को समझाने के लिए हमको, जैसे नाभिक है, नाभिक है, ठीक है, नाभिक कहा जाता है। और परमाणु का व्यास लगभग 10⁻⁻10 मीटर, जो कि पहले दे चुके थे, कौन, थॉमसन ने बता दिया था अपने मॉडल में कि परमाणु का जो आकार है, जो व्यास है वो इतना होता है, तथा नाभिक का व्यास लगभग 10⁻10 मीटर होता है, बहुत छोटा होता है, अल्प होता है, ठीक है, समझ गए। तो देखो
हुआ क्या था, जब अधिकांश अल्फा कण नहीं कर रहे थे, इससे क्या था, अधिकांश वाक्य है खोखला। उसके बाद कुछ अल्फा कण क्या हुआ बेटा, विक्षेपित हो गए। सपोज करो ये अल्फा कण गया ऐसे विक्षेपित हुआ, ये अल्फा कण गया ऐसे विक्षेपित हुआ। तो इससे क्या होता है कि जो अल्फा कण वो हीलियम के नाभिक होते हैं, और हीलियम के नाभिक होते होते वो भी धनावेशित होते हैं। और जब ये विक्षेपित हो रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षण बल लग रहा है इनके ऊपर, क्या एक बल लग रहा है, मतलब कि प्रतिकर्षण बल का अर्थ है कि पास कोई चीज पास आ रही है, फिर वो क्या जा रही है, दूर दूर जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे इसके पास वो अल्फा कण गुजरे इसके पास से, तुरंत प्रतिकर्षण मतलब दूर आ गई। ऊपर वाले से भी अगर अल्फा कण गुजरे तो जैसे प्रतिकर्षण बल ये भी दूर आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है, तो ये भी क्या है, फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है, धनावेशित है। क्यों, क्योंकि ये जो अल्फा कण है ये भी क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, तभी तो प्रतिकर्षण बल होगा, तभी तो ये विचलित होंगे अपने उस लाइन से। और उनमें से एक अल्फा कण ऐसा था बेटा जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया था और बिल्कुल सीधी लाइन में आ गया था। इससे ये सिद्ध होता है कि उस पूरे परमाणु के अंदर एक ऐसा भाग है, एक धनावेशित, एक ऐसा धनावेशित एरिया जो बिल्कुल क्या है, समस्त उस परमाणु का समस्त धनावेशित एरिया है, समस्त धनावेश है, वो वहाँ पे एक केंद्र है, उसका एक मिडिल पॉइंट है, उस पर क्या है वो केंद्रित है, उसमें क्या है वो केंद्रित है। और जैसे गया वो अल्फा कण टकरा के पुनः वापस उसी लाइन में वो वापस आ गया। ठीक है, इनको उतार लो आप। फिर इसके निष्कर्ष हो गए। निष्कर्ष के बाद हम पढ़ेंगे कि उनके परमाणु जो मॉडल था उसके ऊपर इन्होंने क्या क्या व्याख्या की, उसके बाद उनकी कमी, और फिर आज के लिए इतना ही। उतारो फटाफट। अब तक हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड के हमने निष्कर्ष पढ़ लिए थे। निष्कर्ष पढ़ने के बाद हमने उनका प्रेक्षण पढ़ लिया, प्रेक्षण के बाद निष्कर्ष पढ़ लिया, निष्कर्ष दिए थे 3, और उस निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल की क्या की थी बेटा, व्याख्या की थी। पहले जो व्याख्या की थी रदरफोर्ड ने ये बताया था कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उनके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। यहाँ तक कि हमने जो उनका निष्कर्ष निकाला था, जो निष्कर्ष निकले थे उन्हीं निष्कर्ष के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो पहले जो उन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने के लिए तो पहली जो अपनी एक शर्त थी वो ये थी कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उनके इसके परमाणु के नाभिक में केंद्रित होता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद उनकी जो दूसरी व्याख्या थी कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है बेटा, रिक्त होता है, जो पहले उन्होंने बोल दिया था, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन बेटा क्या लगाते हैं, एक वृत्ताकार शेप में क्या लगाते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं, और इस चक्कर मतलब कि वृत्ताकार पथ में तीव्र गति से घूमते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्षा, ठीक है ऑर्बिट कहा जाता है। ये उनकी दूसरी व्याख्या थी। और थर्ड व्याख्या थी कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है, परमाणु एक विद्युत उदासीन होता है। अतः निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या में नाभिक के अंदर बेटा प्रोटॉन होते हैं। और आपको मैंने बता दिया था जब मैं जॉन जे थॉमसन पढ़ाया था कि जब जे थॉमसन का परमाणु मॉडल प्रस्तुत हुआ था तब ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की बेटा क्या हो गई थी, डिस्कवरी हो चुकी थी। परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन और आपके प्रोटॉन दोनों की क्या हो गई थी, डिस्कवरी हो चुकी थी। तो हम देखो ये आपका परमाणु, ठीक है, और इस परमाणु के अंदर यहाँ पे सपोज करो हमारा क्या है नाभिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा नाभिक, जिसके अंदर क्या है बेटा धनावेश क्या प्रोटॉन, यहाँ तक क्लियर। और इसमें इस मतलब नाभिक के जो क्या है धनावेश है, और वृत्ताकार शेप में क्या बेटा इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपके क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है बेटा कक्षा, ये आपके बोल सकते हैं ऑर्बिट। यहाँ तक क्लियर, इसको उतार लो आप। इसके
इसके बाद रदरफोर्ड की कमियां रह चुकी हैं, उन कमियों को और उतारना। देखो बच्चों, अब तक हमने पढ़ लिया था रदरफोर्ड के प्रेक्षण, रदरफोर्ड के निष्कर्ष और निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, सेशन में ध्यान रखना, यहाँ से ही क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ठीक है, आपसे पहले हमने जो मॉडल पढ़े थे उनमें से तो ऐसा कुछ है नहीं जो पूछ सकता है, पर यहाँ से पूछ सकता है स्वर्ण पत्र मॉडल प्रस्तुत कीजिए, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र मॉडल प्रस्तुत कीजिए, या फिर रदरफोर्ड की कमियां प्रस्तुत कीजिए, या फिर रदरफोर्ड के प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड के निष्कर्ष की व्याख्या कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका प्रकट हो सकता है। अब देखो इसकी दो क्या कमियां रह गई थी अपने मॉडल में। रदरफोर्ड मॉडल की तो कमियां रही थी, पहली ये कमियां रही थी कि इसमें परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया कि परमाणु स्थायी है या नहीं है, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा, परमाणु के इलेक्ट्रॉन परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। कैसे इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट कैसे नहीं कर पाया? क्योंकि इसमें बताया था कि वो वृत्ताकार कक्षक में क्या करते हैं बेटा, घूमते हैं। ठीक है, ये तो बताया था, यहाँ तक मैंने आपको बताया था पिछली अभी पहले हमने पढ़ाया था। उसके होता क्या है कि ये परमाणु के इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार वृत्ताकार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करता है, अपनी विकिरण मतलब ऊर्जा का क्या करता है, हासिल करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, मतलब बाहर निकालता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा कि मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे और मैक्सवेल का जो सिद्धांत है, मैक्सवेल का सिद्धांत ये बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने वृत्ताकार कक्ष में घूमता रहेगा, जैसे आप धावक हो या फिर आप कभी जब वृत्ताकार कक्ष में घूमते हो तो घूमते 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 थकते हो ना, ऐसे सेम ये सिस्टम है कि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार वृत्ताकार कक्ष में घूमता हुआ विकिरण उत्सर्जित करेगा। विकिरण उत्सर्जित मतलब अपनी ऊर्जा को क्या कर देगा, ह्रास करेगा, उत्सर्जित करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में क्या होगी बेटा, कमी होगी। जब विकिरण उत्सर्जित करेगा तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। इस प्रकार वह नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार आकार में गति करता हुआ अंत में उसमें गिर जाएगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये दो खामियां रही थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, क्यों आपका क्या नाभिक है, तो नाभिक और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे वृत्ताकार कक्ष में क्या कर रहा है, चक्कर लगाता हुआ लास्ट में आके गिर गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता रहा और लगातार हुआ बेटा क्या हुआ, ये लास्ट में आके बेटा कहाँ पे गिर गया, नाभिक में गिर गया। तो ये सर्पिलाकार गति में क्या हुआ, ऐसे घूमता हुआ कहाँ पे गिर गया, इसमें गिर गया, नाभिक के अंदर गिर गया। अब ये भी खामियां रह गई थी। वैसे इनका मॉडल बहुत अच्छा रहा, इन्होंने परमाणु का आकार बता दिया था, नाभिक का आकार बता दिया था, परमाणु के अंदर क्या क्या चीज होती है इन्होंने बता दिए थे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब तक यहाँ तक हो गया था रदरफोर्ड का। अब रदरफोर्ड की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे, नील्स बोर। ठीक है, जो बोर मॉडल प्रस्तुत किया था वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट आपका फर्स्ट यही एंड होता है इसका। ठीक है, पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, नील्स बोर पढ़ेंगे, उसके अंदर नील्स बोर के बाद तत्वों की आवर्तीता वर्गीकरण क्या होगा, क्यों पढ़ी वो पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ खामियां है इस वीडियो में। होता क्या है कि जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोर्ड पे तो थोड़ी वीडियो क्या बेटा है लंबी बन जाती है, लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए मैं आपको लिख देता हूँ फिर मैं समझा देता हूँ। इससे क्या वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी और आपको कंटेंट थोड़ा ज़्यादा प्राप्त होगा। जब वीडियो लंबी बन जाएगी तो देखने में भी आपको थोड़ी सी होगी कि आप कितनी बड़ी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, लाइक सब्सक्राइब
और बेटा बेल आइकन जरूर दबा देना। कल हम इसी टाइम फिर आपके पास हाजिर होंगे एक पार्ट 2 अपना लेसन नंबर 7, ठीक है। इसको उतार लिया होगा आपने लोगों ने, और मैं इसका